हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छा रिस्पांस दिया मुझे अभी तक। तो चले मैं स्टार्ट करता हूँ ग्राउंड रियलिटी से। तो 28 ऑफ दिसंबर 2025 को क्या होता है कि तेहरान बाजार के अंदर एक स्ट्राइक होती है। अब वो स्ट्राइक जो है वो हो रही है महंगाई के खिलाफ, लेकिन वो अब जो तेहरान बाजार है वो इसका ईरान का इकोनॉमिक हब है। आप ये कह लें कि जो मेजर ट्रेड है वो तेहरान बाजार से होता है। अब जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। अब जब वो दबाने की कोशिश की तो ऑब्वियसली आप जब किसी भी चीज़ को सुप्रेस करते हो तो उसमें बहुत से इश्यूज आते हैं। तो कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ का कहना है कि डेथ भी हो गई। तो जब ऐसा हुआ तो वो जो एक स्ट्राइक थी, उस स्ट्राइक ने ऐसा किया कि वो स्ट्राइक नॉर्मल स्ट्राइक चेंज होके डेथ टू डिक्टेटरशिप और डेथ टू इस्लामिक स्टेट, वो स्ट्राइक ऐसे कन्वर्ट हो गई। अच्छा, अब जब स्ट्राइक बहुत ज्यादा मतलब पीक पकड़ने लगी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने जो 21 प्रोविंसेस हैं, क्योंकि ईरान के 31 प्रोविंस हैं, उनमें से उन्होंने 21 प्रोविंस को शट डाउन कर दिया। अब शटडाउन उनका गवर्नमेंट का जो माइंडसेट था वो ये था कि जब हम शट डाउन करेंगे तो लोग जो हैं घरों में बैठेंगे, और उन्होंने रीजन ये दी कि जी बाहर बहुत ठंड है और हम ठंड की वजह से शट डाउन कर रहे हैं। लेकिन वो जो शट डाउन था वो बैकफायर पकड़ गया। कैसे? जैसे ही वो शट डाउन की स्टेट्स, लोग घर में बैठे, घरों में कुछ करने का नहीं था, सारे बाहर निकल आए। और जैसे ही वो बाहर निकले, फर्स्ट टाइम ईरान का एक प्लेस है कॉम, वो अंडर सीज हो गया। वो बेसिकली आप कह लें कि रिलीजियस या सेक्रेड प्लेस है, और आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन आज तक कभी भी उस सिटी के अंदर स्ट्राइक नहीं हुई। अब जब उनका मेन उस एरिया के अंदर स्ट्राइक स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑल ओवर द ईरान इंटरनेट बंद कर दिया। अब इंटरनेट बंद करने से क्या होना था कि शायद कनेक्शन नहीं होगा और लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे और मसला मसला हल हो जाएगा। जब उन्होंने इंटरनेट बंद किया तो उन्होंने गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको वाइट सिम दी। अब इसका भी स्कैंडल बन गया, लोग और ज्यादा स्ट्राइक करने लगे कि ओह ये देखो हमारे लिए इंटरनेट बंद किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो वाइट सिम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट भी यूज कर रही है वो। और वो इतनी हाइक पकड़ गई स्ट्राइक कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ गए। जब ऐसा हुआ तो ट्रम्प कहता है हम पब्लिक सेफ्टी के लिए इंटरवीन करेंगे। कुछ ही दिनों पहले ऐसे ही स्ट्राइक हो रही थी यूएसए के अंदर, तो ट्रम्प उनको सुप्रेस कर रहा है। इवन के जो उनके लोग जो स्ट्राइक कर रहे थे, बल्कि एक लेडी की मैंने वीडियो देखी थी, वो गाड़ी चला रही थी तो एक मतलब उनका जो सिक्योरिटी मेरा ख्याल है पुलिस ऑफिसर था या डीएई का ऑफिसर था यूएसए का, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। जब वो चलाने लगी तो उसने स्ट्रेट फायर कर दिए। तो जब आपकी अपनी स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है तो आप ह्यूमन राइट्स के लिए कैसे, पब्लिक सेफ्टी के लिए कैसे किसी दूसरी कंट्री के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं? खैर, तो ये ट्रम्प साहब ने स्टेटमेंट दी। अब इस स्टेटमेंट से पहले एक बहुत बड़ा मेजर जो है ना एक चेंज आया। चेंज क्या आया, आपको अगर याद होगा, यूएसए ने 22 जून को आई बिलीव 2025 के अंदर ईरान के अंदर बाय एयरफोर्स और बाय नेवी एक ऑपरेशन किया था जिसमें 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्ब गिराए थे और मतलब अटैक किया था। ईरान ने अपनी जो वॉर डॉक्ट्राइन थी वो चेंज कर दी, और वॉर डॉक्ट्राइन चेंज करके उन्होंने वॉर डॉक्ट्राइन क्या की, उन्होंने कहा आइंदा से अगर हमें ये फील भी हुआ कि कोई कंट्री हम पे अटैक करना चाह रहा है तो ईरान उस पर पहले अटैक कर देगा। इससे पहले उनकी वॉर डॉक्ट्राइन ये थी कि जनाब अगर कभी भी किसी कंट्री ने अटैक किया तब ईरान जवाब देगा, लेकिन आइंदा कि हमें फील भी हुआ कि ये कंट्री अटैक कर रहा है, हम अटैक कर देंगे, हम नहीं सोचेंगे कि कोई अटैक क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है। अच्छा, अब ये तो एक सारा वो अब ईरान ने डॉक्ट्राइन चेंज क्यों की, सबसे पहले ये मेन क्वेश्चन है कि ईरान डॉक्ट्राइन चेंज क्यों कर रहा है। देखें, एक प्रोफेसी भी है प्रोफेसर सलम की, ग्रेटर इसराइल की, कि ग्रेटर इसराइल बनना ही बनना है, और इसराइल उसके ऊपर काम कर रहा है, और उसको ईरान के ऊपर अटैक करके ईरान को मतलब सबोटाज करना ही करना है। तो आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी तो करेंगे।
और ईरान को भी इस बात का पता है और बहुत से अदर कंट्रीज को भी इस बात का पता है। और नेतन्याहू खुद कहता है ग्रेटर इजराइल का मैप दिखा के, जिसके अंदर वो ईरान और अफगानिस्तान और वो मिडल ईस्ट का सारा ऐसी वो जो है वो दिखा चुका है। तो वो एक मैं उस इवन के वो ये नहीं कहता कि ग्रेटर इजराइल, वो कहता है ये रीजन है, ये ऐसे है, इसको स्टेबलाइज होना चाहिए, ये वो ऐसा करके। बट मतलब वो मैं एक प्रोफेसी के बारे में बता रहा हूँ कि वो ऐसी है, और जिसको मैं पर्सनली मैं कहूँगा कि मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो इस टाइम ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो एक स्टेटमेंट देती है। वो कहती है ऑलमोस्ट 5000 लोग जो हैं वो फोत हुए हैं, शहीद हुए हैं, मर्डर हुए हैं इन स्ट्राइक्स के अंदर, जिनके अंदर मोस्टली पुलिस ऑफिसर्स और वो हैं। अब जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो स्टेटमेंट दे रही है वो क्या कह रही है? वो कहती है कि ये ऑर्डर्स जो हैं स्ट्राइक्स के वो ईरान से नहीं आ रहे थे, वो बाहर से आए थे, आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो कहते हैं उस आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो ऑर्डर आ रहे थे उसके अंदर 4 मेजर फोर्सेस थे जो इन्वॉल्व थे। 4 मतलब हमें तो सिर्फ इजराइल और यूएसए का पता है, तो 4 मेजर फोर्सेस कौन सी हैं? अच्छा, वो पहली क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहला तो यूएसए है, सबको पता है। दूसरा इजराइल है, सबको पता है। तीसरा रजा शाह पहलवी, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले जो किंग ऑफ ईरान था, उसके जो ये बेटे हैं रजा शाह पहलवी, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद यूएस से शिफ्ट हो गए और वो यूएसए में ही रहते हैं और वो यूएसए से कभी वापस नहीं आए, और जिनका बहुत ज़्यादा लीनियंसी है टुवर्ड इजराइल। वो इजराइल भी गए और उन्होंने मतलब नेतन्याहू की बातों मतलब उनके सामने समझो लेट ही गए कि उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे हम मानेंगे और ये वैसा करके। तो ये रजा शाह, मैं इनके बारे में डिस्कस करता हूँ। चौथा जो है वो है MEK। तो वो इन 4 सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अब यूएसए, इजराइल, शाह का आपको पता लग गया, लेकिन MEK कौन है? MEK है मुजाहिदीन खल्क। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ मुजाहिदीन खल्क से, फिर मैं शाह पे आऊँगा और फिर मैं यूएसए और इजराइल का रोल बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम MEK। अब MEK जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मुजाहिदीन खल्क, जो 1979 से ईरानियन रेवोल्यूशन से एग्जाइल में है। हुआ ये कि जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया, जब उन्होंने टॉपल डाउन की गवर्नमेंट को, शाह के डायनेस्टी को, तो हुआ ये कि 2 साल तक ये काम करते रहे ईरान के अंदर विद आयतुल्ला ख़ुमैनी। बट इनका कोई इशू हो गया, और क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रही थी और इस तरह मतलब बहुत इश्यूज हुए, तो आयतुल्ला ख़ुमैनी ने इनको निकाल के बाहर एग्जाइल कर दिया। और ये पहले फ्रांस चले गए, फ्रांस के बाद ये इराक गए, और इराक में इराक वॉर 1986 में और आगे इराक वॉर के अंदर इनका रोल भी था। उसके बाद ये अल्बानिया चले गए, और जो इनको जो लीड कर रही हैं इस टाइम वो हैं मरियम रजारी। रजारी कहें, रजेडी कहें, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, बट उनका नाम मरियम रजारी है। अब मरियम रजारी जो हैं, जो इस MEK की हेड हैं इस टाइम, उन्होंने जिस टाइम ये स्ट्राइक स्टार्ट हुए, उन्होंने स्ट्राइक होते ही उन्होंने 6 मंथ ट्रांजिशनल प्लान दे दिया, और उन्होंने कहा जी आयतुल्ला ख़ुमैनी की गवर्नमेंट को तो टॉपल डाउन होना चाहिए, गिरना चाहिए, और उसकी जगह एक 6 मंथ ट्रांजिशन प्लान होना चाहिए, जिसके अंदर ये गवर्नमेंट के एक क्या कहते हैं बंदे हैं वो होने चाहिए, और उसके बाद 6 मंथ के बाद इलेक्शन होने चाहिए। और ये रोल वहाँ से आ रहा था, और वो भी जो जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही थी उनके अंदर वो उनके बंदे और फॉरेन फंडिंग और वो ये हो रहे थे। तो वो कहते हैं कि एक तो ये है। दूसरा फिर उन्होंने नाम लिया रजा शल्वी का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो यूएसए में रहते हैं, और शुरू से ही वो जब से ईरानियन रेवोल्यूशन आया है वो यूएसए चले गए थे, वो अभी तक वापस नहीं आए। तो जिस टाइम ये स्ट्राइक स्टार्ट हुए तो लोगों ने गलियों में आके नारे लगाना शुरू कर दिए, वेलकम बैक रजा शाह, और शाह डायनेस्टी के बारे में, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें स्टार्ट होने लग गई। और यही रीज़न है कि ईरानियन ऑफिशियल जो हैं वो अक्यूज़ करने लग गई मुनार्क को। अभी जो रजा शाह पहलवी हैं ये ओपनली यूएस के सेनेटर्स के साथ मिल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जनाब मुझे ईरान की गवर्नमेंट दिलाने में हेल्प आउट करो। वो इजरायली एम्बेसडर से मिल रहे हैं, वेयर एज जो इजरायली न्यूज़पेपर है हैरेट्स, तो उसने एक रिवील किया, उसने कहा कि फॉरेन फंडेड जो ऑपरेशंस हैं, जितने भी फॉरेन फंडेड ऑपरेशंस हैं, वो आउटसाइड ऑफ इजराइल जो हैं वो फंडेड बाय नेतन्याहू। जो आउटसाइड ऑफ इजराइल, स्पेशली जो ईरान के अंदर जो फॉरेन फंडेड ऑपरेशन हो रहे हैं, वो नेतन्याहू डायरेक्टली उनमें इन्वॉल्व और वो कर रहा है। ये स्टेटमेंट रिवील हुई।
अब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमने इन जितने भी स्ट्राइक लोग कर रहे हैं उन लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। पहले वो हैं जिन्होंने मर्डर किया है, दूसरे वो हैं जिन्होंने मस्जिदों को जलाया है, लोगों को घरों को जलाया है या लोगों की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको डैमेज किया है, और तीसरे वो हैं जो सिर्फ प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए हैं। और वो ये कहते हैं कि हमने ये केस ईरान जुडिशरी को भेज दिया है और ईरान जुडिशरी जो है वो हर केस लाइक जिसने मर्डर किया है उसका सेपरेट, जिसने पार्टिसिपेट किया उसका सेपरेट, और जिसने जलाया है उसका सेपरेट, मतलब वो डील करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि जी इस टाइम हमारे 100 पुलिस ऑफिसर्स मर्डर्ड किए गए हैं इनकी तरफ से। और वो ये भी कहते हैं कि जनाब 2 पुलिस ऑफिसर्स और एक नर्स को जिंदा जलाया गया है, जबकि एक पुलिस ऑफिसर को बिहेडेड मतलब गला काट के मार दिया गया है। तो और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने फिर क्या हुआ कि जब ये सब हुआ तो यूएसए ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि स्ट्राइक हो रही थी। वो जितनी मर्जी फॉरेन मिनिस्टर उनका स्टेटमेंट दे रहा था, वो जो मर्जी कह रहा था, यूएस कह रहा था हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंटरवीन करेंगे। बट एक्चुअली यूएस का पर्पज क्या है? मेरा ख्याल है कि यूएसए को आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन फर्स्ट टाइम ये चांस मिला था कि वो ईरान के अंदर इंटरवीन कर पाता। इससे पहले वो कहता था कि जी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो बना रहा है, ये वो ऐसा करके ईरान कहता था जी आइए को ले आओ। लेकिन ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे यूएसए को पहली दफा ऑप्शन मिली, और वो मेरा ख्याल है लास्ट ऑप्शन हो सकती थी यूएसए की। और लेकिन खैर मैं उस पर बाद में डिस्कस करता हूं। अब क्या हुआ, यूएस जस्ट ईरान के ऊपर अटैक करना चाह रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ इजराइल। क्यों? जैसे अगर आप देखें रिंग ऑफ फायर है एक इजराइल के इर्द गिर्द, और ईरान जो है वो एक मेजर जो है ना कंट्री है इसके अंदर। फिर अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करके ईरान के अंदर बैठ जाते हैं तो आप चाइना पे भी नजर रख सकते हैं। और यस, जब आपने ईरान को कैप्चर कर लिया तो मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, बिकॉज आई बिलीव इट्स अ पार्ट ऑफ इजराइल। प्लान है जिसमें ये सारा मिडल ईस्ट, ईरान और सारा पाकिस्तान का कुछ एरिया है और वो सारा है। अब होता क्या है, इजराइल जो है वो पूरे पूरे बैचेस को ट्रेन करता है टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द अदर कंट्रीज। वो क्या करता है, वो अब मैं नहीं कह रहा, ये सीआईए के एक ऑफिसर हैं जिनका नाम है जॉन किरिको। आई डोंट नो हाउ टू स्पेल, KIRIKAO है शायद उनके, AO या AU है उनके नाम के स्पेल, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन जॉन किरिको मैं आपके यहाँ पर बता दूंगा, उनकी पिक्चर भी लगा दूंगा, आपको पता लग जाएगा। उनके काफ़ी जो है ना पॉडकास्ट आते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, या सीआईए क्या करती है, जो अफगान रिफ्यूजी है उनको रिक्रूट करती है। उनको कहते हैं ये लो जी, ये $100 लो, तुमने बस यहाँ पर खड़े हो जाना है, इस बंदे की मूवमेंट बतानी है हमें, हम उसको रोज $100 देंगे, वो खड़ा रहेगा, देखता रहेगा कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो वो कहते हैं हम उस $100 में उससे कोई काम नहीं लेना, हमने सिर्फ उस $100 में उसे सारी मूवमेंट ट्रेस करा लेते हैं 1 महीने की। तो वो कहते हैं कि ईरान के अंदर हमने ऐसे लोगों को ट्रेन किया और ट्रेन करके उनको उनकी एक एक मूवमेंट और एक एक चीज़ों को हमने ट्रेस आउट किया। और जब वो ये बात कहते हैं तो उस बात का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने क्या किया कि जो यूके का, जर्मनी का, इटली का और दूसरे कंट्रीज थे उनके एम्बेसडर्स को बुलाया और उनको फुटेजेस दिखाई कि जो स्ट्राइक हो रही थी उन स्ट्राइक्स के अंदर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट फायर कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। उनके पास मशीन गन्स हैं, उनके पास दूसरी गन्स हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब आप ये देखें, आप कैसे कह सकते हैं ये कि ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो टेररिस्ट हैं। और उस पर इन कंट्रीज ने मतलब एक्सेप्ट भी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब यूएस जो है अपने कंट्री के अंदर लोगों को मार ले, जैसे पुलिस ने स्ट्रेट फायर किया, मैंने अभी एग्जांपल दी वेमेन की, तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम करें तो हम गलत हैं। ऐसा क्यों? अब जब ये सिचुएशन हुई तो जो ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने कहा ठीक है आप कर सकते हैं। तो जैसे ही ये बात हुई यूएसए ने कहा जो जो कंट्री ईरान को सपोर्ट करेगा उसके ऊपर मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है, तो वहां से उसको वो बैक ऑफ कर रहा है। दूसरी तरफ जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि ईरान इस चीज पे बिलीव करता ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यूएसए कह रहा था कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं। वो कहते हैं ईरान इस चीज पे बिलीव ही नहीं करता कि यूएसए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं, ईरान पे अटैक करेगा। बट हाँ, ईरान इस चीज पे बिलीव करता है कि यूएसए अटैक करेगा।
तो ये सारा था यूएसए का रोल। अब आते हैं हम इसराइल पे। बेसिकली इसराइल जो है 1990 से वो स्टार्ट किया है उन्होंने अरब्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें आप देख लें कि दुबई के अंदर सारा मोस्टली एडवांस इक्विपमेंट और हर सिंग टेक वो सब चीज़ इसराइल से है। तो इसराइल ने क्या किया कि ईरान के अगेंस्ट सिक्योरिटाइजेशन स्टार्ट कर दी। होता क्या है 1997 के अंदर यूएसए की एक कांग्रेस के अंदर नेतन्याहू स्पीच देते हैं और वो कहते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है ये और वो किसी टाइम भी बना लेंगे। ये उसी तरह है जैसे नेतन्याहू ने इराक के अंदर कहा कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, इतनी दफा कहा कि वो बस अभी बनाने को है, अब बनाने को है। ये नेतन्याहू ही थे जिन्होंने 3-4 दफा स्पीच की, कांग्रेस को बताया और एट द एंड यूएसए ने और यूके ने मिलकर उन पे अटैक कर दिया इराक पे और कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। सेम 1997 में नेतन्याहू ने स्टार्ट कर दिया कि जनाब ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और ये एक स्टार्ट होगी सीरीज। और उसके बाद यूएसए ईरान के अगेंस्ट सैंक्शन लगाने लग गया जी, अगेन 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 इतनी सैंक्शन 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 और ईरान की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई। अच्छा, अब इसराइल ये क्यों कर रहा है? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इसराइल, तो इसराइल क्या कहता है कि जितना भी सूडान, इजिप्ट, जॉर्डन, इवन सऊदी अरेबिया के कुछ पार्ट और जो दूसरी साइड पे मिडिल ईस्ट है लाइक लीबिया, सीरिया, ये सारे एरिया जो है इसराइल के इन्फ्लुएंस में हो। चाहे फिजिकली इसराइल उसके ऊपर रूल ना कर रहा हो, लेकिन वो मतलब कंट्रोल कर रहा हो इस एरिया को। तो ये इसराइल का प्लान है, जो ग्रेटर इसराइल का, जो कि उनकी प्रोफेसी, अगर आप किसी भी जूइश से पूछे तो वो कहेंगे यस हमारी प्रोफेसी है कि हमारे मसाया आएंगे और ये वो। मैं खैर मैं उस पर फिर कभी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, चले हम ईरान पे ही रहते हैं। वेयर एज जो गाजा के जेनोसाइड हुए उस पर यूएसए कोई नहीं बोलता, उस पर वो इसराइल जो कर रहा है उसको कोई नहीं कुछ कह रहा, उसको कोई पूछ भी नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, इसके अंदर बैकलैश है कि यार आप ये कहते हैं कि ईरान ये कर रहा है, आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं, आप ये कर देंगे, आप प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन दूसरी साइड पे आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप गाजा जेनोसाइड कर रहे हैं, आपको ठीक कर रहे हैं। वेयर एज वॉशिंगटन के अंदर इजरायली थिंक टैंक है अंडर द नेम ऑफ मेमरी, मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जुलाई 2025 के अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। और इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है? उस रिपोर्ट के अंदर एक बलूचिस्तान स्टडीज के नाम से है। वो बलूचिस्तान स्टडीज क्या है? ईरान बलूचिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान। और वो इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर कि इस एरिया को कैसे सपोर्टाज करना है, इस एरिया को कैसे इन्फ्लुएंस में लेके आना है इसराइल के और यूएसए के। तो मतलब ये इसराइल की इन्वॉल्वमेंट है इस रीजन के अंदर। अच्छा, जब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है उस टाइम माइक पोम्पियो जो है वो एक ट्वीट करते हैं कि मुसाद एजेंट्स आर वॉकिंग बिसाइड देम। तो लाइक आप स्ट्रेट अवे डायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप एक दूसरे कंट्री के अंदर, उनकी सॉवरेन स्टेट के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं, अपने एजेंट्स को भेज के गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ठीक है, इसका मतलब है कि जितना कुछ हो रहा है, जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं वो आप करवा रहे हैं। अच्छा, अब माइक पोम्पियो की ये जो स्टेटमेंट है इसके बाद क्या होता है कि आपको क्लियरली एक मैसेज मिलता है कि यूएसए जो है, इवन कि ट्रम्प ने भी मैं ट्वीट किया था, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, तो उससे पता लगता है कि यूएसए डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है एक सोवरेन कंट्री के अंदर, उनकी सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है। लेकिन ये तो यूएसए करता आया, खैर हम उस पर बात नहीं करते। अब ये सब हो क्यों रहा है? बेसिकली ईरान जो है इस टाइम इन्वॉल्व है डिफरेंट प्रॉक्सीज में, यमन के अंदर, लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर। और जब वो इन प्रॉक्सीज में इन्वॉल्व था तो वो अपने ही कंट्री के ऊपर फोकस करना भूल गया, या फोकस कम हो गया, या ग्रिप लूज हो गई। और जैसे ही वो ग्रिप लूज हुई तो वो एक वैक्यूम मिला इसराइल को, यूएसए को, और उसके बाद वहां पर लोग गए और उन्होंने जाके अपना स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम वो कहते हैं कि ईरान के अंदर हमारा हर सिटी में, हर जगह पे एजेंट्स मौजूद हैं। और यही रीज़न है कि माइक पोम्पियो कहता है कि मोसाद एजेंट्स वॉकिंग बिसाइड देम। अब ये जो सारा है, ये तो मैंने बताया कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने जो 4 फैक्टर्स बताए हैं ये कौन से थे, वहां पर स्ट्राइक कैसे हुई, उनकी रोल कैसे थे, कैसे इन्वॉल्व थे। लेकिन अब जब इतनी कहानी, मतलब सारा एकदम से स्ट्राइक चल रही है, सब कुछ है, वो तो एकदम से स्टॉप हो गई और एकदम से सब कुछ कंट्रोल हो गया। ये कंट्रोल एकदम से कैसे हो गया भाई? इंटरनेट बंद किया, लोग बाहर आ गए, स्ट्राइक चल रही है और एकदम से स्टॉप हो गई, एकदम से सब कुछ काम डाउन हो गया, कैसे? तो ये एक बड़े मजे की कहानी है। बेसिकली जब गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया तो स्टारलिंक जो है, जो कि एलन मस्क जो है उनका वो एक इंटरनेट कंपनी है, जो कि स्पेस एक्स के भी और जो ट्विटर जो एक्स है उसके भी जो मालिक हैं, ऑनर हैं,
उनका एक नेटवर्क प्रोवाइडर है स्टारलिंक। वो नेटवर्क फिर भी चल रहा था और उसके ज़रिए लोग मतलब मैसेज भेज रहे थे और लोग कह रहे थे कि ठीक है कि हाँ गैदर हो, ये स्ट्राइक करनी है और ऐसा करके। अब स्टारलिंक जो है ना, वो नेट ऐसे लगता है कि वो ऐसे नहीं है कि कहीं भी लग जाए, वो घर की छत के ऊपर थोड़ा सा ऊपर लग के, और उसका एंटीना ऐसे लगता है कि जो दिखता है। ईरान ने रशिया से हेल्प लिया और उस रशियन हेल्प के थ्रू आपने वो स्टारलिंक के जितने भी नेटवर्क थे, वो जो जो छतों पे लगे हुए थे घरों में, जहां जहां मेजर मेजर सिटीज में, आपने उन सबको जैम कर दिया। जब जैम कर दिया तो वो क्लूलेस हो गए लोग कि बाहर निकलना है नहीं निकलना, घर गए अगर निकले ही नहीं, और वो एकदम से सारी की सारी स्ट्राइक मतलब डिसमेंटल होगी या काम डाउन होगी। और जब ये काम डाउन हो गई और जब यूएसए ने इतना प्रेशर डाला, तो 30 लाख लोग सड़कों पे निकले इन द फेवर ऑफ आयतुल्लाह खुमैनी, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि अगर यूएस अटैक कर देता, देखें अगर यूएस अटैक करता है तो ईरान के पास हर पॉसिबिलिटी हो जाती है, हर बात का उसको ओपन हैंड मिल जाता है कि वो जब चाहे जिस तरह चाहे अपने स्ट्राइक्स को स्प्रेस कर सके, चाहे डंडे से, लाठी से, गोली मार के। देखें, आपके ऊपर कोई मुल्क अटैक कर रहा है तो आपको ये राइट है कि आपको अपने आप को डिफेंड करना है, और आप अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में आप जैसे जो मर्जी करें। और यही रीजन है कि यूएसए जब सोच रहा था स्ट्राइक करने का, अटैक करने का, तो लोग बार बार ये कहते हैं, स्पेशली जो सिविल सोसाइटी ऑफ ईरान है, वो कहती है कि जनाब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मत करें, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मत करें, आप प्लीज मत करें। तो ये सारी बातें उस टाइम चल रही थी। तो ये सारा जो है ना मतलब इस तरह ये सिचुएशन काम डाउन हुई। अब इसके ये सारा जो चैप्टर हुआ है उसके बाद से हमें क्या देखने को समझ आ रही है, ये मिल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना की जो अप्रोच है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफीट होती जा रही है। मैं ये कहूंगा कि कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफीट हो रही है, और जो डिस्ट्रक्शन, जो अमेरिकन डिस्ट्रक्शन है, वो विन कर रही है। और मैं ये सिर्फ चैप्टर ईरान में नहीं देख रहा, मैं मिडल ईस्ट में, वेनेजुएला में और ऑल नॉर्थ अमेरिकन स्टेट में देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्यूबा का भी नाम लिया। उन्होंने कहा क्यूबा देखा है, आप सोचे वरना भाई हम क्यूबा भी अटैक कर लेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि हम दोबारा से 19th सेंचुरी के अंदर आ गए हैं, जहां पर लीग ऑफ नेशन फेल हुई थी, यहां पर यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है, और सब वही चल रहा है। अब मेजर चीज जो है वो ये है कि हमें देखनी है कि चाइना क्या अप्रोच इस्तेमाल करता है। चाइना सिर्फ देखता रहेगा या चाइना ऑन द ग्राउंड भी आएगा? क्योंकि देखें, चाइना ने यूएसए को हिट करने के लिए इस टाइम इकोनॉमिकली बहुत मेजर वो स्टेप्स ले रहा है, अपनी बहुत सी मेजर ट्रेड है उनको बंद कर रहा है यूएसए के साथ। और इस टाइम जो आईफोन और बहुत बड़ी कंपनीज है जिनके वो इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था, उनको वो बंद कर रहा है। तो वो कर रहा है अपना काम, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं, वो अभी तक खामोश है। तो वो हमें एक मेजर देखना है कि चाइना का रोल क्या है, क्योंकि अगर चाइना की यही अप्रोच रही तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएंगी चाइना के लिए। बिकॉज वो जो मैकावेली का एक कोल है ना, इट इज फॉर सेफर टू बी फियर्ड देन लव। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चाइना की अप्रोच जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रीजन को शेप देने के लिए, रीशेप देने के लिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था डोनरो डॉक्ट्राइन के बारे में, कि ट्रम्प कहता है कि जनाब जो अमेरिकन नीचे जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जितनी भी स्टेट्स हैं, वो सबको वो कहता है कि जनाब अब आपने यूरोप के साथ और आगे पीछे कोई भी वो नहीं करना, आपने हमारे पूछे बगैर। क्यूबा को वो ऑलरेडी कह चुका है, कि मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट। तो ये चीज़ें जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रास्ते की तरफ लेके जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रुकेंगी। ट्रम्प उस टाइम तक ईरान पे ट्राई करता रहेगा जब तक वो ईरान को, गवर्नमेंट को टॉपल डाउन नहीं कर लेता या उसको कंट्रोल नहीं कर लेता। और यही रीज़न है कि अभी रिसेंट एक नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कहता है कि जनाब इस दफ़ा जो यूएस करेगा वो ओपन ब्रॉड लाइट में करेगा, और हमारा जो यूएस का या हमारा जो अटैक होगा वो बहुत ओपन होगा। वेयर एज जो ईरान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है या ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर आयतुल्लाह खुमैनी की जान को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो उसका खुमियाजा जो है ना, फिर पूरी दुनिया देखेगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आना मतलब कि अभी दिखने में सिचुएशन काम डाउन हो गई है, लेकिन हुई नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ पर नहीं रुकेगा। जो मैंने जैसे पहले एक बात की ग्रेटर इसराइल का, वो
चलता रहेगा और आज नहीं तो कल यूएसए बिकॉज इसराइल की वजह से ईरान पे अटैक करेगा। इसराइल चाहे खुद ना करे लेकिन यूएसए उस पर अटैक करेगा और वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। खैर पाकिस्तान की इसराइल को यही होता है कि अगर पपेट गवर्नमेंट है जो उनकी बात सुन रही है तो वो अटैक नहीं करते क्योंकि उनको कंट्रोल करना है, सिर्फ उनको वो जो चाहें वो कर सकें, तो दैट्स इट। तो वो ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसराइल ईरान जो है वो रह गया है। अगर वो हो जाता था कंट्रोल में तो ये सब चीज़ें वो ठीक कर लेंगे, या वो अगर ये उनके कंट्रोल में हो जाता है तो उनका प्लान जो है वो कामयाब हो जाएगा। बस ये बताना चाहूँगा कि यूएसए ने डिले किया है, पोस्टपोन नहीं किया। सी यू देन, स्टे ट्यून्ड, बाय।